तो सिलेक्शन ऑफ पीपल में हमने देखा था कि कैसे वो मावड़ों का सिलेक्शन था शिवाजी महाराज का। फिर हमने देखा कि नेटसप में शुरुआत में कौन से लोग आए थे। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत बड़े लीडर्स हो, लेकिन उनमें क्या गुण होने चाहिए ये हमने देखा। मतलब वो लॉयल होने चाहिए, पैशनेट होने चाहिए, विजन मैच होनी वाली चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनमें पोटेंशियल होना भी जरूरी है। ऐसे लोग जब सिलेक्ट हुए और जो मावड़े बन गए तो स्वराज्य बन गया बड़ा। वैसे ही नेटसप में आए हुए सभी लोग जो विजन और पोटेंशियल था, पैशनेट होकर लॉयल्टी से काम किया, वो लोग आज मेंटर है। वैसे आप लोगों को भी आपकी टीम से वैसे लोग ढूंढने हैं, ये भी शायद आपने कल किया रहेगा। और आने वाले समय में जितने भी आपकी टीम में लोग जुड़ेंगे, आप उन लोगों के ऊपर वो प्रोसेस करते रहोगे और सही लोगों को सिलेक्ट करोगे। जरूरी नहीं आपका रिश्तेदार है, फ्रेंड है, और वो आपके नेटवर्क में कितना नीचे है, लेकिन उसमें अगर ये गुण है तो इसको आपको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए और उसको सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि आपका भी एक जबरदस्त टीम बने। तो आज का हमारा टॉपिक है सुराज्य। मतलब सिर्फ हमने एक बहुत अच्छा विजन रखा है, बहुत सही लोग सिलेक्ट किए हैं, तो क्या बहुत बड़ा राज बनता है क्या? तो इसके लिए सुराज्य होना जरूरी है। अभी सुराज्य मतलब क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुराज्य लाया, मतलब उन्होंने क्या किया, नेटसप उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, मेंटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये सब आज के टॉपिक में हम देखेंगे। लेकिन अगर सुराज्य नहीं रहेगा तो क्या होता है, इसका एक इतिहास का ही मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, ब्रिटिश जब हमारे देश में आए ना, एज अ व्यापारी आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो सत्ता का पहला पांव रखा, उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी में लड़ाई हुई थी। उस समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके पास करीबन लाख लोगों की फौज थी। और जो ब्रिटिश का जो हेड था वो था रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास मात्र 5,000 के आसपास की फौज थी। और इन दोनों में वो लड़ाई हुई थी। अभी ब्रिटिशों की एक जबरदस्त नीति रहती है हमेशा, मतलब फोड़ो तोड़ो राजकारण, मतलब पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग। वैसा उन्होंने भी किया था। वो सिराजुद्दौला का जो प्रधान था, उसको उन्होंने पैसा देके खरीद लिया था। अभी वो युद्ध तो प्लासी में नवाब हार गया सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का फौज जीत गया। अभी उसके बाद जो विजय मिरोनुक था, वो प्लासी गांव से जा रहा था। अभी उसके भी कुछ सैनिक मरे थे, रॉबर्ट क्लाइव के कुछ इंजर्ड थे। उसने उसकी डायरी में जो लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी उसने लिखा है कि जब हमारा ये विजय मिरोनुक चल रहा था, दोनों बाजू से हजारों लोग खड़े थे, और हजारों लोग खड़े थे। मैं ये सोच रहा था कि अगर सबने एक एक पत्थर उठा के भी हमको अगर मारा तो हम मर सकते हैं, लेकिन किसी ने भी पत्थर उठाया नहीं। इसका मतलब मारने का टाइम आया नहीं। अभी ऐसा क्यों हुआ? 5,000 लोगों में 1 लाख फौज हरा दी। उसके बाद हजारों लोग होने के बावजूद किसी ने उसका विरोध नहीं किया। बोल दे अच्छा तू है क्या, चलेगा हमको, तू आज से हमारा राजा। ऐसा लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि सिराजुद्दौला का जो कारोबार था, सिराजुद्दौला का जो शासन था, वो अत्यंत खराब था। मेरी भाषा में थर्ड क्लास था। उसका लोगों के प्रति ध्यान नहीं था, लोगों की सुविधा के प्रति ध्यान नहीं था। इसलिए लोग ये सोच रहे थे सिराजुद्दौला रहा गया या कोई और आया, हमको क्या फर्क गिरता है, हमारे लाइफ में तो कोई फर्क गिरने वाला नहीं है, ये मरता है मरने दो, हमको क्या फर्क गिरता है। देखो, जब लोग सुखी नहीं रहेंगे, लोग समाधानी नहीं रहेंगे, लोगों को अगर आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा, तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब नॉर्मल कॉमन लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कितना भी बड़ा फौज, कितना भी अच्छे मावड़े और कितना भी अच्छा विचार आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब सुराज्य होना बहुत जरूरी है। अभी सुराज्य का व्याख्या क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? सुराज्य मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम अभी संदर्भ लेते छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद लेते हैं नेटसप, उसके बाद मेंटर्स, उसके बाद आपको क्या करना है। जब हमने ये दो पार्ट देख रहे थे, और फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि शिवाजी महाराज आने से पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। सिचुएशन बहुत ही खराब थी। अभी खराब थी मतलब क्या था? देखो, जितने घटक थे ना उस समय वो समाज में, इसमें मेजर कौन कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट था किसान। किसान, क्योंकि वहां उस समय इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, तो किसान सबसे इंपॉर्टेंट था। उसका जो भी फसल निकलेगा वही मेन उत्पन्न का स्रोत होता था। दूसरे होते थे सैनिक, जिसको हम सोल्जर्स बोलते हैं, या उस समय महाराज ने जो उनको नाम दिया बाद में मावड़ा।
और तीसरे होते थे 12 बलूतेदार, मराठी में बोला जाता है, मतलब लोहार, सोनार, या फिर कुम्हार या सुतार, जो अलग अलग काम करते हैं, वो 12 बलूतेदार, मतलब जिनकी वजह से इकोनॉमी का जो चक्र है वो चलता है। और चौथी थी महिलाएं। अभी उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। उस समय किसान जो फसल उगाता था उसको टैक्स देना पड़ता था, जिसको सारा बोलते। अभी वो सारा कितना था, तो इसका खास सिस्टम नहीं था। उल्टा सिस्टम क्या था, तो गांव का जो मुखिया रहेगा उसको ऊपर से बादशाह का या उसके जागीरदार का आदेश होता था, तुम्हारे गांव से मुझे 5,000 होन चाहिए। होन मतलब 3.5 रुपया, एक होन मतलब 3.5 रुपया होता है, तो 5,000 होन चाहिए। अब ये गांव का मुखिया क्या करता था, फिर कोई भी पकड़ता था। जैसे अभी मुझे सामने दिख रहा है प्रशांत बड़ीगर, चलो ये अच्छा किसान है, इसका कितना निकला, उसके पास से 1,000 होन ले लो। प्रशांत सर के पास से 2,000 होन ले लो। जिसके पास नहीं है उसके पास से भी ले लो, क्योंकि उसको 5,000 इकट्ठा करके ऊपर भेजना है। जो एक्स्ट्रा हो गया उसके पास रहता है। अभी इसमें जो किसान का फसल कितना हुआ, उसको कितना देना पड़ रहा है, इसका कोई मीटर नहीं था, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं था। इसका मतलब किसान को यह डर रहता था, मैं कुछ भी अच्छा मेहनत करके फसल निकालू, मेरे हाथ में कितना बचेगा मुझे पता नहीं। इसलिए किसान डिस्टर्ब था, उसको सपोर्ट नहीं था कोई। दूसरा, अगर हम देखते हैं, जो सैनिक थे, जो लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए कोई सैलरी वाला फिक्स सिस्टम नहीं था। कभी युद्ध पे गए तो पैसा मिलता था, नहीं मिला तो भी वो लूट लेते थे लोगों को। मतलब उनके लिए भी खास सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। वो मर गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा, वो अगर इंजर्ड हो गया तो उसका क्या होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तीसरे आते 12 बलूतेदार। अभी किसान जो डिस्टर्ब हो गया था, उसका कारण तो उसका फसल था, उसको रिटर्न चाहिए था। और सेकंड उसका कारण ये था कि वो राज्य में, वो एरिया में महिला सुरक्षित नहीं थी। कोई भी अगर आके करते थे तो वो सोने जवाहर के साथ फसल के साथ, सर आपका आवाज लेकिन महिला उठा के ले जाता, सुरेश साहब, मतलब सर वॉइस ब्रेक क्यों होता है? सुरेश साहब का वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, शायद वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। कर दिया। अभी आ रहे हैं आवाज सर? हाँ अभी क्लियर है सर। ओके, तो इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब। तो वापिस आता हूं, मतलब किसान को सुरक्षित नहीं था। उसके बाद महिलाओं का सुरक्षितता नहीं था। और जो 12 बलूतेदार था उनको भी काम नहीं था, बिकॉज के सब लोग गांव छोड़ के अलग अलग जगह पे जंगलों में यहाँ वहां रहने चले गए। अभी ये जो सिचुएशन था, ये सिचुएशन में शिवाजी महाराज ने जब स्टार्ट किया उनका स्वराज्य, तो उन्होंने एक सिस्टम लाया। वो जो सिस्टम था, वो सिस्टम मैं आपके साथ पीपीटी के माध्यम से शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले, स्वराज्य का मेरा मतलब क्या होता है? स्वराज्य का मतलब होता है जितने भी घटक उस राज्य में रहते हैं, वो सभी घटक सुखी रहे, समाधानी रहे, उनको उनके काम का सही रिटर्न या मुआवजा मिले, और उनको भविष्य कुछ अच्छा दिखाई दे, उज्जवल दिखाई दे। और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कुछ बड़ा काम करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिले, शाबाशी मिले, या कोई मतलब गिफ्ट मिले, तो उनको मोटिवेशन दे। अगर ऐसा कुछ माहौल हो तो स्वराज्य बनने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से, तो ये जो सिचुएशन था, ना किसान सुखी था, ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना सैनिकों को, मतलब मावड़ों को सही तरीके से रिटर्न से पैसा नहीं मिल रहा था, और 12 बलूतेदार, मतलब अर्थचक्र भी अटक सा गया था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सिस्टम्स लगाई, वो सिस्टम्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया था 8 लोगों का, लेकिन ये जो था ये 1674, मतलब जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया। मतलब सेनापति था, न्यायाधीश था, मंत्री था, परराष्ट्र मंत्री था, अलग अलग लोग थे। लेकिन उन्होंने शुरुआत तो जब शपथ ली थी वही से किया था। और ये जो शपथ लेने के बाद उन्होंने जो कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे, ये अधिकारियों को उन्होंने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी दी थी। और इस वजह से उन्होंने जो सिस्टम्स लाई 350 साल पहले, कुछ सिस्टम्स आज भी हमारे देश में चालू है। उनका ये मानना जरूर था कि सभी लोग सुखी होने जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, पहला अगर देखते तो इंपॉर्टेंट था फार्मर, किसान। ये किसान का मैंने हाल क्या था ये आपको बताया। लेकिन शिवाजी महाराज ने पहला काम क्या किया,
तो उसकी जो जमीन थी वो उसको मोजमाप करके दे दी, मतलब ये फिक्स जमीन तुम्हारी है। तो पहला जो 7/12 अभी भी हम देखते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से चालू हो गया। तो उन्होंने पहले उसका जमीन का एरिया फिक्स करके दिया। सेकेंड चीज, उसकी जमीन में कौन सा फसल आएगा इस हिसाब से उसको टैक्स था, वो भी पूरा नहीं था। तीसरा सिस्टम ये था, वो जो गांव का मुखिया है वो टैक्स इकट्ठा करके ऊपर भेजेगा, उसमें उसका शेयर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसको सैलरी स्वराज्य की तरफ से मिलेगी। मतलब वो किसी के पास से भी अन्याय करके टैक्स नहीं ले सकता था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, किसान को उन्होंने बीज प्रोवाइड किए, उसके बाद उसको हल प्रोवाइड किए, उसके बाद अगर किसी के पास बैल नहीं है तो उसको बैल प्रोवाइड किए। इसके साथ आज तक 350 साल हो गए, अभी भी कुछ जगहों पे शिवाजी महाराज ने जो छोटे छोटे डैम बनवाए थे जिसको बंधारा बोलते हैं, शिवकालीन बंधारे, वो आज की तारीख में भी उपलब्ध है। मतलब पानी की भी व्यवस्था उन्होंने की थी। इसके साथ जो फसल उगेगी वो फसल किसान बेचेगा, कुछ फसल खुद महाराज खरीदते थे और अपने किलो के ऊपर स्टोरेज करके रखते थे। अगले साल जब फसल आती थी तो पिछला अनाज वापस बेचा जाता था। मतलब किसान को सुखी करने के लिए उन्होंने सिस्टम्स लगा दी। दूसरा था मावड़ा, जो स्वराज्य के लिए लड़ रहा था प्राण की बाजी लगा के। इनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, पहली चीज इनके लिए सैलरी टाइम पे मिलना स्टार्ट हो गया। अभी तक ये सिस्टम नहीं था। टाइम पे सैलरी का हुआ क्या असर, स्वराज्य में टाइम पे सैलरी मिलता है ये देख के आदिल शाह के हबशी मुसलमान 500 सैनिक स्वराज्य में आके मिल गए क्योंकि यहाँ पे टाइम पे सैलरी मिलता है। दूसरा चीज, अगर कोई मावड़ा कोई लड़ाई में अगर मर जाता था तो उसकी बीवी को पेंशन चालू किया। पेंशन उस टाइम पे उन्होंने पेंशन स्टार्ट किया। पेंशन कितना मिलता था, उसका जो लास्ट सैलरी होता था उसका आधा इनकम उसकी वाइफ को जाता था। इसके बाद अगर वो लड़ाई में शहीद हो गया है तो उसके घर में कोई अगर लड़का है तो उसको स्वराज्य में जॉब मिलता था। जो सिस्टम वहां पे उन्होंने चालू किया था, इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कल हमने जो मावड़ों का एग्जाम्पल देखा था, बाजी प्रभु देशपांडे और फुलाजी प्रभु देशपांडे, ये दोनों भाई शहीद हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज उसके बाद उनके घर पे गए, उनके 8 बेटे थे दोनों के मिला के, ये 8 ही लड़कों को स्वराज्य में जॉब दिया। और जो बाजी प्रभु फुलाजी प्रभु के साथ 300 मावड़े शहीद हुए थे, वो सभी मावड़ों के नाम निकाल के जो मर गए थे उनके अगर घर में कोई है तो उसको जॉब दिया, जॉब करने वाला कोई नहीं था तो उनको पैसे का हेल्प किया, उनकी बीवियों को पेंशन स्टार्ट किया। देखिए मतलब उन्होंने पहला किसान को सुखी समाधानी किया, किसान को अपना भविष्य उज्जवल दिखने लगा। मावड़ों को सुखी समाधानी किया, उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखने लगा। उसके बाद आती है बारी महिलाओं की। अभी महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे तो गांव नहीं बसेंगे। तो महाराज ने क्या क्या किया, तो पहला एक इंसिडेंस उनके लाइफ का है, जो जब वो 16 साल के थे और उनके एरिया में एक गांव में एक पाटिल था, मुखिया था गांव का, उसने एक महिला के ऊपर अत्याचार किया। तो महाराज को जब ये समझा तो उन्होंने उसको बुलाया, वो आने के लिए तैयार नहीं था तो उसको उठा के लेके आए। और जब उसका आरोप साबित हो गया, उसके दोनों हाथ और पैर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोड़ने के लिए बोले थे। इसका मतलब 16 साल की उम्र में उनको मालूम था कि महिलाओं का आदर करना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षितता देनी चाहिए। दूसरा इंसिडेंस ये भी हम बता सकते हैं इसमें महिलाओं के लिए, जब ये कोई सरदार या राजा या जागीरदार दूसरे के राज में जाके लूट लेके आते थे, उस समय वो महिलाओं को भी उठा के लाते थे। तो ऐसे ही महाराज के लोगों ने कल्याण का सूबेदार जो था वहां पे लूट की, और लूट के समय वो उसकी जो बहू थी उसको भी लेके आए। और महाराज को जब बता रहे थे ये लूट आई है, उसमें ये भी बताया गया कि आपके लिए खास ये कल्याण के सूबेदार की बहू भी हम लेके आए। तो शिवाजी महाराज ने बोला अगर ये इतनी सौंदर्यवती है, अगर हमारी माता जी भी इतनी सुंदर होती तो शायद हम भी इतने सुंदर होते। और उन्होंने उसको उसका सम्मान करके वापस उसके घर पे भेज दिया। देखो ये जो महिलाओं के प्रति सुरक्षितता की भावना स्टार्ट होगी ना, उसके बाद ही स्वराज्य में तारा रानी जैसे एक शासन करने वाली रानी आ गई। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, मतलब बहुत सारी परंपराएं उसके बाद स्टार्ट हो गई। लास्ट में जाते हैं 12 बलूतेदार।
मतलब देखो, किसान सुखी हो गया, मावड़ा सुखी है, महिलाएं सुरक्षित है, तो गांव बसने स्टार्ट हो गए। गांव बसने स्टार्ट हो गए तो गौंडियों को काम मिल गया, सुतार लोहार इनको काम मिल गया, और अर्थ चक्र चलना स्टार्ट हो गया। इसके साथ उन्होंने आरमार बनाया, जो सचिन ने उसके पहले ही सेशन में बताया था, खुद का नेवी और मर्चेंट नेवी, वहां पे लोगों को उन्होंने मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया। महाराज का स्वराज्य में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली रहेगी? एक किताब में मैंने पढ़ा है, वहां पे 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। देखिए, इतने सभी लोग जब सुखी समाधानी रहेंगे तो स्वराज्य बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर था, स्वराज्य से सुराज्य। लेकिन देखो, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आते थे, जैसे ड्रॉट आता था जिसको हम बोलते दुष्काल, और सूखा। सूखा गिरने के बाद क्या होता था? सूखा जिस साल होता था, उस समय सभी लोगों को टैक्स माफ होता था, किसानों को टैक्स माफ होता था, और हर घर में 2.5 शेर अनाज हर महीने के लिए भेजा जाता था। मतलब लोगों की केयर भी की जाती थी। इसलिए मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला जाता है जानता राजा, मतलब सबका ध्यान रखने वाला राजा। तो हमको ये समझ में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय 350 साल हो गए, उस समय कुछ सिस्टम्स लगाई, जिस वजह से समाज के सभी लोग, सभी घटक ये सुखी समाधानी और भविष्य उनका अच्छा दिखने लगा। इस वजह से वो स्वराज्य बन गया। जब ये मैं पढ़ रहा था तो इसको नेटसप के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो एंगल है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नेटसप का भी काम चलता है। कल भी हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, वापिस वो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। जैसे कि सुजीत सर है, संजय सर है, उसके बाद ये मैं इनको अष्टप्रधान मंडल ही बोल सकता हूँ। केतन सर है, प्रदीप सर है, लक्ष्मी मैडम है, इसके बाद हमारे शरद सर है, उसके बाद क्लस्टर मैनेजर से, जोनल मैनेजर से, अस्मिता मैनेजर से, रीजनल मैनेजर से। तो देखिए, ये लोग ऐसे हैं, इनमें तो पोटेंशियल वगैरह है, लेकिन ये लोग ये देखते हैं कि नेटसप से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, उसका प्रॉब्लम अगर कोई भी आ रहा है, उसको कोई इश्यू है, वो कैसे सॉल्व किया जाए। रीजनल मैनेजर से लेके सुजीत सर तक सभी लोगों का यही ध्यान रहता है, क्योंकि सबका इंटेंशन क्लियर है, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। खुद के लिए नहीं काम चल रहा है, काम चल रहा है नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाने के लिए। तो देखिए, अगर हम ये नेटसप के साथ जब कनेक्शन लगाते हैं, तो नेटसप में जितने लोग जुड़े हैं, सभी लोग किस तरीके से सेटिस्फाइड करने का काम नेटसप ने किया, ये हम देखते हैं। अगर हम नेटसप में देखते हैं, यूजर्स, बहुत बड़ी मात्रा में यूजर्स नेटसप में है, और नेटसप ने हमेशा ये काम किया है कि यूजर्स, स्पेशली ज्यादा करके ये बायोफिट यूजर है, किसान है हमारे, इनके लिए सिर्फ सही प्रोडक्ट नहीं, हर बार अपग्रेड प्रोडक्ट कंपनी लेके आता है। अगर सीजन आता है, कंपनी को पता है इनको हमको ज्यादा डिस्काउंट देना चाहिए, कंपनी हमेशा ये देखती है कि हमारा यूजर सेटिस्फाइड रहे, करेक्ट प्रोडक्ट, अपग्रेड प्रोडक्ट, एडवांस प्रोडक्ट, साथ में उसको कम से कम पैसे में मिले। इस वजह से नेटसप में यूजर सुखी है। बहुत सारे लोगों को, यूजर ऐसे भी मैंने देखे जिनको शायद नेटसप का नाम नहीं पता है, लेकिन उनको स्टीमरिच पता है। वो बोलते स्टीमरिच मिल रहा है तो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि प्रोडक्ट के माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से कंपनी ने यूजर्स को सेटिस्फाइड रखा है। दूसरा, अगर हम देखते हैं रिटेलर के लिए अभी तक खास कुछ सिस्टम नहीं था। लोग परचेस करते थे, सेल करते थे, लेकिन अभी जो हमारा ईटेलर प्लेटफॉर्म कंपनी ने लाया है टेक्नोलॉजी के साथ, ये आने वाले दिनों में सभी रिटेल करने वालों के लिए ये जबरदस्त टूल साबित होने वाला है। क्योंकि ये जो ईटेलिंग का सिस्टम है, इसमें से लाखों नहीं करोड़ों लोग इसका बेनिफिट लेके सेटिस्फाइड होने वाले हैं, समाधानी होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेटवर्कर, जो नेटवर्किंग करना चाहता है, इसके लिए कंपनी पाथफाइंडर लेके आए। मतलब मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट करके मात्र 3 साल के अंदर करोड़पति बन सकता है कोई भी आम आदमी। इसलिए उसको पाथफाइंडर दिया, L1 L2, क्लब नेटसप, फास्ट ट्रैक, आइकॉन, मिशन कैप। तो अगर हम देखते हैं तो ये तीनों घटक जो है नेटसप से जुड़े हैं, ये 101% सेटिस्फाइड करने का काम नेटसप ने किया है।
और एक घटक रहता है जिसको हम बोलते हैं अस्मिता। अस्मिता, महिलाओं के लिए कंपनी अस्मिता नाम का प्रोजेक्ट लेके आया। सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं लाया नाम के लिए, अगर देखते हैं तो नेटसप जब से ये अस्मिता प्रोजेक्ट लेके आया, जैसे जैसे समय गुजरता गया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अस्मिता प्रोजेक्ट को भी अपग्रेड करते गए। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेटसप में अस्मिताओं का सम्मान किया जाता है। मुझे पता नहीं अस्मिता अपने अपने घरों में कितनी सुरक्षित है, लेकिन नेटसप का कोई भी इवेंट होता है, वहां पे नेटसप पहला केयर करता है, वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, अस्मिताओं की सुरक्षितता, उनकी केयर करना, ये नेटसप हमेशा से देखते आया है। इसका मतलब जब हम कनेक्शन की बात करते हैं, अगर शिवाजी महाराज स्वराज्य ला पाए क्योंकि उनका सिस्टम और समाज में जितने घटक है सभी सुखी समाधानी, और फ्यूचर में उनको फ्यूचर बहुत अच्छा दिखना चाहिए, वैसा ही काम नेटसप करता है। सभी घटकों के लिए सुखी समाधानी कैसे रहेंगे, उनका भविष्य कैसे ब्राइट रहेगा, उज्जवल रहेगा, इसके लिए काम करते हैं। इसके साथ में लोगों को और क्या लगता है स्वराज्य के लिए, उनको लगता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या आता है, शाबाशी आती है। मोटिवेशन में क्या आता है, कोई गिफ्ट आता है। तो हमेशा अगर हम देखते हैं तो नेटसप में सभी लेवल पे मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ ट्रॉफी दी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं। अस्मिताओं के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। अभी ये सब नेटसप करता है, इस वजह से नेटसप में सेटिस्फाइड लोगों का रेशियो बहुत ज्यादा है, ये 95% से ज्यादा है। इसलिए नेटसप 21 सालों से लगातार ग्रोथ के साथ आगे जा रहा है। और नेटसप के पीरियड में ये 21 सालों में सूखा तो नहीं आया, लेकिन लास्ट साल पैंडेमिक आया। और ये पैंडेमिक आने के बाद क्या हुआ, नेटसप ने क्या स्टेप्स लिए। नेटसप ने ऐसा नहीं बोला पैंडेमिक तो पूरी दुनिया के लिए आया है, आप आपका देखो हम हमारा देखते हैं। नेटसप को मालूम है ये नेटवर्क, मतलब सुजीत सर हमेशा बोलते हैं ये मेरा फैमिली है, और ये फैमिली भी पैंडेमिक में अगर आ गई है तो इसको सपोर्ट करना, ये मतलब मैंडेटरी नहीं था, लेकिन ये जिसको हम बोलते हैं नैतिक जिम्मेदारी लेके नेटसप ने काम क्या क्या किए लास्ट साल। हमारे जितने 1700 से ज्यादा लीडर्स हैं, जिनके घर पे कंपनी ने 1,75,00,000 रुपए का एडवांस पे आउट भेजा विदाउट सिंगल रुपीज टर्नओवर। मतलब नेटसप को पता था कि ये हमारे लोग हैं, ये अभी प्रॉब्लम में, इनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। नेटसप ने वो किया। मलेशिया कैंसिल हो गया, कंपनी ने ये नहीं बोला कैंसिल हो गया, जब मलेशिया ओपन हो जाएगा तब लेके जाएंगे। कंपनी को समझ में आया कि अभी हम मलेशिया तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन लोगों को अभी पैसे की जरूरत है। जिनका जिनका अचीवमेंट हुआ था, जो जो अचीवमेंट हुआ था क्लब नेटसप से लेके मिशन कैप तक, उन सभी लोगों को कंपनी ने पैसा रिफंड दे दिया कि चलो हम लेके नहीं जा सकते, आप पैसा रखिए। जितने प्रोजेक्ट थे, जैसे कि सक्षम अस्मिता के लिए 1 डे का ट्रेनिंग होता था, फास्ट ट्रैक के लिए ट्रेनिंग होता था, बाकी क्लब नेटसप में कंपनी कहीं ना कहीं लेके जाती थी। क्लब नेटसप वालों को तो रीइंबर्समेंट कर दिया, लेकिन सक्षम अस्मिता के लिए या फास्ट ट्रैक वालों के लिए जो होटल पे खर्चा होता था ट्रेनिंग के टाइम पे, कंपनी ने वो पैसा खीसे में नहीं डाला। कंपनी ने ये पैसा कैश इंसेंटिव बोनस के माध्यम से ये पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब नेटसप के लीडर्स हैं, हमको ये समझ में आना चाहिए कि नेटसप सिर्फ सिस्टम्स लगा के नहीं बैठा है, नेटसप सिर्फ विजन नहीं दे रहा है, नेटसप सिर्फ करेक्ट लोगों को नहीं चूज कर रहा है। इसका मतलब नेटसप सबकी केयर भी करती है। और इस वजह से जो न भूतो न भविष्यति ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक कार्यक्रम लास्ट ईयर हुआ, जहां पे बाकी कंपनियां सर्वाइवल की बात कर रही थी, नेटसप ने 412 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेक टर्नओवर किया, बिकॉज नेटसप का सिस्टम और सभी लोगों की केयर करने की जो मतलब नेटसप की चाह या नेटसप का सिस्टम है। देखो इससे अगर मैं आगे कनेक्ट करना चाहूं, मतलब हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य लाया, मतलब क्या क्या किया। हमने देखा नेटसप में लोग क्यों सुखी है, नेटसप का सिस्टम क्या बोलता है। वैसे जितने लोग नेटसप में मेंटर्स बने ना, उन लोगों मेंटर क्यों बने वो लोग। अभी यहाँ पे तो 7 ही फोटो रखे हैं, लेकिन दैतुले साहब से लेके गुरु लिंगे तक जितने भी हमारे 23 के 23 मेंटर्स हैं, ये सभी लोगों को अगर आप देखते हो तो इनके भी मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं।
कॉमन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है भी, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? ये सभी मेंटर्स को आप देखते हो तो इनके पास खुद का एक सिस्टम है। मतलब जो उनकी ताकत है उसको उन्होंने सिस्टम में कन्वर्ट किया है। दैतुले साहब का एक सिस्टम है, मेरा अलग सिस्टम चलता है, देशपांडे का अलग है, साळवी का अलग है, थोरात का अलग है, वाटकर का अलग है। अगर मैं बात करूं दैतुले साहब, वो तो वन मैन आर्मी है। मतलब सेमिनार ये उनका सिस्टम है, किसको किसको सेमिनार चाहिए, कहाँ चाहिए, दैतुले साहब अकेले गाड़ी लेके निकलते, सेमिनार करेंगे, आपका टर्नर आ जाएगा। मेरा थोड़ा बहुत सिस्टम चलता है। वाटकर का देखेंगे, वाटकर का सिस्टम है कोलैबोरेशन वाला, 2-3 अलग अलग टीमों को वो इकट्ठा करके जबरदस्त काम निकलवाता है। थोरात को देखते हैं तो कमांडो ट्रेनिंग, जहां पे वो लोगों को तैयार करता है वो 1-to-1 के लिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं साळवी, सॉरी देशपांडे, देशपांडे को मैंने जब भी देखा है, उसके सामने आप 1-to-1 में किसी को भी बिठा दो, अगर वो मतलब मरता हुआ घोड़ा रहेगा तो उसे वो डरबी रेस में दौड़ाएगा। मतलब उसका वो सिस्टम है, वो किस तरीके से बात करता है। साळवी को अगर देखते हैं, साळवी प्लानिंग में जबरदस्त काम करता है, जिसकी वजह से नॉर्थ में वो बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करता है। और सचिन कुलकर्णी सबको पता है, माइक्रो प्लानर। मतलब सबका एक सिस्टम है। अभी मैं 23 मेंटर की सिस्टम नहीं बताऊंगा, तो सभी का अपना अपना एक सिस्टम है। दूसरा देखो, ये सिस्टम की वजह से ये लोग मेंटर बने। दूसरा, सपोर्ट करने की चाह। सभी मेंटर्स को आप देखो, वो लोगों को, उनकी टीम में जितने लोग हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं? मतलब सपोर्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट आता है, नॉलेज का सपोर्ट आता है, ट्रेनिंग का सपोर्ट आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई दूर जाके अगर रह रहा है, उसका रहने तक का खर्चे का सपोर्ट मेंटर लोगों ने किया है या कर रहे हैं। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो उनके टीम में जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है। कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिसका जिसका कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ ज्यादा होता है, तगड़ा होता है, उसका टीम स्पीड में भागता है। तो ये सभी मेंटर्स का अगर देखते हो तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे पता है देबू और किरण गोयल का कम्युनिकेशन, वो सुबह उठने के बाद रोज लीडर लोगों को फोन करते हैं, बाकी सभी करते हैं, लेकिन इनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तगड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको मैं बोलता हूँ कनेक्शन। कम्युनिकेशन से हम संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन से हम बिजनेस लाएंगे, लेकिन कनेक्शन जो होता है ना, वो दिल से दिल का होता है। ये जो कनेक्शन होता है ना, ये इंसान इंसान से होता है। आप जब देखोगे हर मेंटर के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ अगर वो कम्युनिकेशन भी ना करे 10 दिन 15 दिन और एक मैसेज भी डाले उसको, तो वो बोलता है सर क्या क्या करूं बताइए, क्योंकि वो दिल से कनेक्शन है। मतलब मैं मेरी बात तो आपको 100% बोलूंगा, मेरा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है मुझे पता नहीं, लेकिन कनेक्शन मेरे लोगों के साथ मेरा जबरदस्त है। जबरदस्त है मतलब क्या है, मैं जब भी टूर पे जाता हूँ, सुबह का खाना मैं होटल में नहीं करता हूँ, वहां का लोकल लीडर मेरे लिए घर का टिफिन लेके आता है। ये घर में क्यों बनता है? बिकॉज कनेक्शन है, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, जब पैंडेमिक आया, किसी भी मेंटोर ने अपनी टीम को छोड़ नहीं दिया। हर मेंटोर ने अपनी अपनी टीम में जो जो लोगों को जरूरत था पैसे का हेल्प किया, जो जो लोगों को जरूरत था उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया, जो जो लोगों को जरूरत था उनको मॉरल सपोर्ट दिया, जो जो लोगों को जरूरत था उनको उन्होंने बाकी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना लिमिट के बाहर जाके भी सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको पता था ये पैंडेमिक सिचुएशन में मुझे टीम को जिंदा रखना है, टीम को रखना है। और ये सभी मेंटर्स ने किया है, या जिन लोगों ने किया है इसी वजह से वो मेंटर्स है। अगर हम देखते हैं शुरुआत से आज का टॉपिक स्वराज मतलब क्या, तो जितने घटक है वो सभी लोग सुखी समाधानी रहने चाहिए, उनका भविष्य उनको उज्जवल दिखना चाहिए, इन और जो काम कर रहे हैं उसका सही रिटर्न्स मुबादला मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करता है उसको शाबाशी, उसको बख्शिश मिलना जरूरी है। और हमने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया, मतलब सभी घटकों के लिए क्या क्या किया, इस वजह से वो स्वराज्य बना। वही कनेक्शन जब मैंने नेटसप में देखा तो नेटसप भी स्वराज्य बना रहा है खुद के लोगों का केयर करके। नेटसप देखता है जो जो लोग जुड़े हैं सभी लोगों का अच्छा हो, सभी लोग सेटिस्फाइड हो,
सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए कंपनी अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ अलग इंसेंटिव या बख्शिश लेके आता है। वैसे ही जो लोग नेटसप में मेंटर्स बने, उन्होंने भी अपने अपने सिस्टम के माध्यम से टीम को जबरदस्त सपोर्ट किया है। उन्होंने भी ये देखा है कि अपनी टीम में जितने लोग हैं वो सेटिस्फाइड रहे, उनको भी लगे कि यस, यहाँ पे मेरा भविष्य उज्जवल है, और इसी वजह से ये लोग मेंटर बने हैं। तो अभी आपका टाइम है, आप अभी क्या करना चाहिए आपको, आपकी टीम में सूरज लाना है, मतलब आपको क्या करना है। इसके लिए आगे का सेशन लेने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ सचिन कुलकर्णी को। ओवर टू यू सचिन। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है सुराज। तो अभी तक तो आपको सुरेश साहब के सेशन से समझ में आ गया रहेगा कि सुराज का मतलब क्या होता है। तो सुराज यानी गुड गवर्नेंस होता है, यानी हम जब स्वराज हमें मिलता है तो उस स्वराज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एक्सपांड करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इसको सेट करना, इसको हम लोग सुराज बोल सकते हैं। वो वापस वही है कि प्रजा जो है सुखी रहे, समाधानी रहे, सेफ रहे, इसका मतलब है सुराज। तो ये सुराज जो है ये हम अभी टीम में हमारे किस तरीके से ला सकते हैं। पहले दिन से हम लोगों ने देखा है कि विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म गोल सेट होना इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में उसको लेके आना भी उतना ही जरूरत है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ देखा मैनेजमेंट कितना नेसेसरी है, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है ये प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। पीपल सिलेक्शन हम लोगों ने देखा है, पीपल के साथ हम लोग देखे हैं कि इनके साथ हम लोगों को क्या क्या एक्टिविटी करनी है, कल के मावड़े सेशन में हम लोगों ने देखा है। तो आज ये जो टीम हम लोगों ने सिलेक्ट की है, ये जो विजन हम लोगों ने रखा है, ये जो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है, तो इसको लेके हम लोग सुराज तक कैसे पहुंच सकते हैं। नेटसर्फ कैसे पहुंचा आपने देखा, मेंटोर्स कैसे पहुंचे आपने देखा, शिवाजी महाराज ने क्या किया ये आपने देखा। अभी हमें क्या करना है ये हमें देखना है। सूरज क्यों चाहिए, इसका और एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्वराज अगर सूरज में कन्वर्ट ना किया जाए, स्वराज है उसको सूरज में कन्वर्ट ना किया जाए, तो जो स्वराज है उसे भी जाने में वक्त नहीं लगता है। तो ये भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। तो स्वराज अगर हम लोगों को ग्रो करना है तो उसको सूरज तक लेके जाना बहुत जरूरी है, यानी एक्सपांड करना और सबको खुशहाल रखना ये बहुत जरूरी होता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्टर अगर है तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन आप सूरज नहीं कर सकते। महाराज ने सूरज कैसे किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी वो हम लोगों ने देखा, नेटसर्फ का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा। मेंटोर्स भी इस तरीके से अपने अपनी टीम को, यानी अपने अपने स्वराज को, जो सूरज है उसको मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो होता है वो प्रशासकीय यंत्रणा जिसको बोलते हैं, वो जो महाराज जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें महाराज एकदम एक्सपर्ट थे। तो किसी बंगाल के एक लेखक है, हिस्टोरियन है, सुरेंद्रनाथ सेन करके, तो उन्होंने ये लिखा है उनकी किताब में कि शिवाजी महाराज की युद्ध कौशल्य जो है, लड़ाई की कौशल्य जो है, इसके ऊपर आप शायद डाउट कर भी सकते हैं, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो होती है, जिसको प्रशासकीय कौशल्य बोलते हैं, इसके ऊपर आप 1% भी डाउट नहीं कर सकते हैं। इतना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतना तगड़ा प्रशासन वो चलाते थे। और प्रशासन का एक बोलते हैं ऐसा कि एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स बर्थ टू मैनेजमेंट। जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है उसकी मैनेजमेंट तो अच्छी होती है, और महाराज ये दोनों में थे क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमें किस तरीके से करना है, हमारे टीम में हमको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें करनी है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है अष्टप्रधान मंडल, जो शिवाजी महाराज का आप लोगों ने देखा। तो ये अष्टप्रधान मंडल शिवाजी महाराज का था। अभी इसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में कैबिनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने विजन रखा है, हमारी टीम सिलेक्शन हो गई है, तो उसकी एक कैबिनेट होना, हर एक लीडर की एक कैबिनेट होना बहुत जरूरी है। देखिए, कैबिनेट का पर्पस ये होता है कि सबका मिलके एक ही गोल होता है। कैबिनेट का मतलब है कि कॉमन गोल से काम करना। कैबिनेट का मतलब है कि सब लोगों को साथ लेके चलना, और यही तो स्वराज से सुराज का सफर होता है। तो स्वराज से सुराज का सफर है, उसके लिए जो हमें लगेगा वो है हमारा भी अष्टप्रधान मंडल होना बहुत जरूरी, यानी हमारी भी कैबिनेट होना बहुत जरूरी है। तो ये कैबिनेट हमको हेल्प करेगी टू टेक द डिसीजंस, टू मेक द पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज हम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक कैबिनेट का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर ये कैबिनेट फॉर्म होती है तो उसके बाद हमें करना क्या है,
तो हमारी जितनी भी टीम है उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोगों को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सारे लोग अगर एक ही काम करने लगे तो बाकी काम करने के लिए कोई बचेगा नहीं। किसान ने किसान का रोल करना चाहिए, जो सैनिक है उसने सैनिक का रोल करना चाहिए, जो लोहार है उसने, हर एक ने अपना अपना रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी स्वराज हो सकता है। वैसे ही हमारी टीम में भी हर एक आदमी ने अपना अपना काम करना बहुत जरूरी है। लोग होते हैं, हम आइडेंटिफाई करना शायद उसको हमें आता नहीं है, या फिर हम लोग उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, आरएनआर का मतलब ये होता है कि हमारी टीम में जो भी लोग आते हैं, 100 लोग अगर 100 लोग अगर हमारे पास आते हैं, नॉट नेसेसरी सारे लोग नेटवर्कर तो नहीं रहते, नेटवर्कर आपको मिलेंगे 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं आते। तो बाकी के 80% लोग जो है, इनको अगर हम छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ा टर्नओवर या बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग उसको खो देंगे। देखिए वापस एक बार, महाराज बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनका आरएनआर बराबर सेट किया था, उन्होंने उनका कैबिनेट सेट किया था। नेटसर्फ ने भी, नेटसर्फ बिजनेस कर रहा है, नेटसर्फ ने भी अपना कैबिनेट बना के रखा है, नेटसर्फ भी आरएनआर सेट करता है, मेंटोर्स का भी कैबिनेट है, मेंटोर भी उनके आरएनआर सेट करते हैं। अभी आपकी बारी है, आपको भी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम में यूजर्स कितने हैं, जो नेटसर्फ में आए हैं, प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए आए हैं, तो उनकी एक अलग सी कैटेगरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिटेलर्स हमारे पास कितने हैं, तो ये रिटेलर्स जो है, अभी तक तो चल रहा था, अभी ई-टेलर भी आया है, तो इसके माध्यम से मैं कैसे ज्यादा ई-टेलर्स की फौज में क्रिएट करूं, तो वो हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। और नेटवर्कर जो है वो कैटेगरी अलग है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, ई-टेलर्स के साथ क्या करना चाहिए, यूजर्स के साथ क्या करना चाहिए, और ये कौन कौन करेगा मेरी टीम में, मैं क्या करने वाला हूं, मेरा कैबिनेट का लीडर क्या करने वाला है, यूजर के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, ई-टेलर्स के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो नेटवर्कर है उनके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। ये आरएनआर जिसको बोलते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम लोग सेट करते हैं तो हमारा एक जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी टीम का है, वो परफेक्टली सेट होने में मदद मिलेगी। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा, भले ही आप जैसा अभी छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टार सुपरस्टार्स भी यहाँ पे हैं, तो छोटी टीम रहेगी तो छोटा ही सही, लेकिन आपका कैबिनेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सूरज, अगर हमको चाहिए तो हमारा ईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कनेक्ट बहुत जरूरी होता है। देखिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट हम लोग प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर सूरज आपको करना है तो जैसे शिवाजी महाराज थे, उनका हर एक, उसकी जो प्रजा जिसकी थी, जिनकी जो प्रजा थी और उनके जो मावले थे, वो हर एक के साथ इनका ईक्यू जिसको बोलते हैं ना, ये पर्सनल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, ये बहुत 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 तगड़ा था। और हम लोगों को भी इसी तरीके से हमारे टीम के साथ, हमारे अष्टप्रधान मंडल, उसके नीचे जो लोग हैं, इनके साथ हमारा ईक्यू जो है वो भी बहुत तगड़ा होना जरूरी है। ये ईक्यू अगर तगड़ा है तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपने कल परसों में हम लोगों ने वो एग्जांपल्स भी देखे, आज भी इसका जिक्र हुआ है। तानाजी मालुसरे आपको पता है, खुद के बेटी की शादी छोड़ के जो मुहिम पे चला जाए, बिकॉज ये उसका ईक्यू है महाराज के साथ। वो बोल रहे हैं महाराज आप वो रिस्क ना ले, मैं जाऊंगा, मैं ये करके आऊंगा। बाजी प्रभु देश पांडे, वो रात भर जो लोग पैदल पालकी लेके आए हैं, 600 की फौज है, और वो लोग महाराज को बोलते हैं कि महाराज आप 300 लोगों को लेके आगे जाइए, हम 300 लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। कितने लोगों को संभालेंगे, तो 300 लोग 5000 लोगों को संभालेंगे। सोचिए, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन वो लोगों ने किया क्योंकि उनको पता था कि हम लोग 300 के 300 गए तो भी चलेगा, लेकिन हम जैसे कई लोगों को जो पोसता है वो महाराज नहीं जाना चाहिए। तो ये ईक्यू था महाराज के साथ, और ये हर एक आदमी को लगता था कि ये स्वराज मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रोल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये करना है, और हमको भी इस टीम में इस तरीके से ही करना है। अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। ये स्वराज में चलता था, स्वराज में इस तरीके से होता था, लेकिन जो मुगल शाही थी, जो मुगलों का राज था, वहां पे इसका विरुद्ध एकदम अपोजिट होता था। वहां पे ना बादशाह का ईक्यू होता था, ना और किसी का ईक्यू होता था, क्योंकि वो हर एक अपने अपने इसमें मशगूल थे। वो हर एक जागीरदार जिसको बोलते हैं, वतनदार जिसको बोलते हैं, वो दूसरों को नीचे गिराने में और खुद को और बड़ा करने में लगा रहता था, क्योंकि उसका कनेक्शन ना महाराज का था ना किसी के साथ, एक दूसरे के साथ किसी का कनेक्शन नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, शाहिस्ता खान, आपको कल अपना एग्जाम्पल भी हो गया था। शाहिस्ता खान जो था वो पूना में आके जो बैठा था, 3 साल उसको पूना में रहा, 3 साल उसका पूरा डेरा डाल के वहां पे यहाँ पे था। उसको भेजा गया था शिवाजी महाराज को यहाँ से खत्म करने के लिए।
अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल के बाद उसके लोग उसको आके पूछने लगे कि ये इतना छोटा सा शिवाजी महाराज का साम्राज्य है, हम लोग इसको उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी देखिए उसका आंसर बहुत मजेदार है, और ये आंसर से आपको समझता है कि अगर ईक्यू नहीं होता है तो कैसी बर्बादी हो सकती है। तो शाइस्ता खान अगर देखा जाए तो औरंगजेब का मामा था, यानी वैसे तो उसका रिलेशन भी था, लेकिन ईक्यू बिल्कुल नहीं था। तो वो उनके लोगों को क्या बोलता है कि अगर मैं शिवाजी महाराज को यहां से भगाऊंगा तो बादशाह खुश हो जाएगा, और बादशाह जो खुश हो गया तो मुझे यहां से ट्रांसफर करेगा काबुल या कंधार को, और वो डेजर्ट में जाने से अच्छा तो पुणे की हवा है, तो और थोड़ा दिन यहीं पे रुक लेते हैं। तो इनको बादशाह की नहीं पड़ी है, इनको मुगलशाही की नहीं पड़ी है, इनको पड़ी है खुद की पड़ी है। तो ये अगर इस तरीके से ईक्यू होता है तो ये लोग हमारे शायद उसके मुगलशाही के लिए जैसे घातक थे, तो वैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए ईक्यू का होना बहुत जरूरी है। और अगर ईक्यू की बात करते हैं तो 3 सी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये 3 सी है तो आपका ईक्यू बहुत तगड़ा हो सकता है। देखिए महाराज के बारे में बोलते थे कि महाराज हर एक मावला जो होता था, एकदम नॉर्मल जो स्वराज का आदमी होता था, उसको भी ये लगता था कि ये महाराज जो है ये हम में से ही एक है, ये कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर नहीं है, इससे हाथ मिलाने से नहीं डरते थे, उससे बात करने से नहीं डरते थे, क्योंकि वो ईक्यू था। तो वो जब उनके साथ बैठते थे तो उनको लगता था कि हम में से ही एक कोई तो हमारे साथ बैठा है। लेकिन ये भी था कि जब महाराज खड़े होते थे तो किसी की बैठने की भी डेयरिंग नहीं होती थी। तो ये भी उन्होंने संभाल के रखा था। तो ये 3C क्या होते हैं? तो ये 3C देखिए आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी एंड कनेक्शन जिसको बोलते हैं। कैरेक्टर कल भी बात हो गई थी हमारी कि चारित्र कैसा होना चाहिए। वो अगर आपको EQ मेंटेन करना है, नो डाउट आपका चारित्र भी वैसा होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी जिसको बोलते हैं क्षमता, तो वो क्षमता भी आप में रखना या उसको डेवलप करते रहना टाइम टू टाइम, ये भी बहुत 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 जरूरी है। और तीसरा सबसे कि वो कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है, यानी वो जो बोलते हैं ना एक दूसरे के साथ संबंध रखना, वो अगर संबंध आप रखते हैं, वो कैरेक्टर आप रखते हैं, वो कॉम्पिटेंसी आप रखते हैं, तो नो डाउट आप भी आपकी टीम में एक अच्छा EQ तैयार कर सकते हैं। महाराज ने किया जो भी किया। अभी जैसा आपको सुग्रे साहब ने बोला कि ये लोग मर मिटने के लिए रेडी थे स्वराज के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बाद हमारे परिवार का ध्यान रखने वाला कोई तो है। नेटसर्फ ने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्यों चालू किया? क्योंकि नेटसर्फ को पता है कि ये नेटसर्फ का परिवार ये कोई काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर डायरेक्ट सेलर्स नहीं है। नेटसर्फ इनको अपना परिवार मानता है, और परिवार की सुरक्षा करना जिम्मेदारी नेटसर्फ की है। इसलिए नेटसर्फ ने किसी भी जगह पे कंपलसरी नहीं है, ना कि कोई गवर्नमेंट का रूल है कि आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देना है, और ये एकमात्र कंपनी है जो ये देती है, वो है नेटसर्फ। तो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान चालू किया, और शिवाजी महाराज ने भी उस टाइम पे वो फैमिली प्रोटेक्शन चालू किया था। वो जैसा आपको सुग्रे साहब ने बोला है, मैं उसको वापस दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फैमिली प्रोटेक्शन ये क्यों करते हैं? बिकॉज फिर वो लोगों को वो जिसको बोलते हैं ना वो अपनापन लगना बहुत जरूरी है, वो लोगों को सेफ और सिक्योर्ड फील होना बहुत जरूरी है। तो ये हमें भी कनेक्शन हमारे टीम में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पैटर्न सेट होना बहुत जरूरी है, एक वर्किंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मेरी टीम है तो हमें क्या क्या करना चाहिए एक साइकिल में, ये डिसाइड होना बहुत जरूरी होता है कि मैं शुरू में क्या करना चाहिए। तो नए लोग जब मेरे पास गेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो गेस्ट अगर कवर होते हैं तभी तो हमारे ज्वाइनिंग्स बढ़ते हैं। तो गेस्ट कवर करने के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? 1-to-1 कौन करता है, ग्रुप मीटिंग कौन लेता है, जो बोलते हैं ना जिसको हम लोग खेती में जाके जो वो हम करते हैं वो कौन कौन करता है, सेमिनार्स कौन करते हैं, बड़े सेमिनार्स कौन करते हैं, ये करने वाले अगर मेरे टीम में है तो हम लोग क्या क्या कौन कौन करने वाला है, नहीं है तो मेरे अपलाइन जो है वो अगर करते हैं तो उनके यहाँ पे मेरे कितने लोग कौन लेके जाएगा, किस तरीके से गेस्ट। तो ये एक पैटर्न होना बहुत जरूरी है। जो लोग ज्वाइन होते हैं उनके साथ क्या होना जरूरी है, तो उनका पहले FDM होना बहुत जरूरी है, फ्रेश डायरेक्ट सेलर्स मीट जिसको बोलते हैं। तो मेरी टीम में वो फ्रेश डायरेक्ट सेलर मीट होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हर आदमी नेटसर्फ में जुड़ता है तो उसको सब चीज पता है, ये कंसिडर करना शायद जरूरी नहीं है। तो वो कोई तो एक बायोफिट का डेमो देख के भी नेटसर्फ में ज्वाइन हो सकता है। तो उसका जो है वो FDM होना, यानी उसको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में, कंपनी के टूल्स के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में सारी चीज पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो FDM होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसकी लिस्टिंग होना जरूरी है, फिर उसको भी वो सारा प्रोसेस में लेके जाना जरूरी है। फिर जितने भी मेरे पास उसमें से जो नेटवर्कर्स है उनके साथ अलग मीटिंग होना जरूरी है। उसमें से प्रोबेबल L1 कितने हैं, जो L1 हुए हैं उसके L2 होते हैं, तो हर एक के साथ अलग अलग मीटिंग्स मेरी टीम में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सेट करना बहुत जरूरी है।
तो यही पैटर्न नेटसर ने भी सेट करके रखा है, यही पैटर्न महाराज ने भी सेट करके रखा था, शिवाजी महाराज ने। तो उनका एक पैटर्न था। देखिए वो सब इन्होंने वो दिल से किया था, वो ईक्यू था इसलिए उन्होंने किया था। ये पेंशन चालू करना, ये बच्चों के लिए अलग पेंशन देना, ये जो औरतें थी जो विधवा हुई थी तो उनके लिए कुछ करके देना, ये ना उस टाइम पे तो कोई रूल ही नहीं था, लेकिन वो उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका ईक्यू था। वो प्रजा जो है वो स्वराज का पार्ट, वो यानी वो फैमिली मानते थे। तो हमें भी एक पैटर्न हमारी टीम में सेट करना है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यही बिजनेस करेगा आपका हमारा अगला जनरेशन, तो अगले जनरेशन को कुछ तो अच्छा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो करना यानी एक सिस्टम सेट करना होता है। उसके बाद आता है लीड फ्रॉम फ्रंट। कल भी मैंने आपको बोला था, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। आप क्या बोलते हो वो आपकी टीम बिल्कुल नहीं करती है, टीम वही करेगी जो वो देखेगी। तो अगर आप आगे से खुद होके सामने से अगर लीड करते हो, तो टीम अगर आपको देखती है कि ये लीड फ्रॉम फ्रंट है, ये अगर जरूरत पड़ी तो ये मैदान में उतरता है, तो टीम भी तैयार होगी मैदान में उतारने के लिए। अगर आप किले पे बैठे हो और सामने वाले को बोलते हैं जा तू लड़के आ, तो वो भी किसी और को बोलेगा जा तू लड़के आ, और वैसे वैसे करते करते ये मैसेज नीचे जाएगा, लड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा। एग्जाम्पल आप अफजल खान का ही लीजिए। अफजल खान के टाइम पे जो छोटा सा स्वराज था, 12 गांव का स्वराज था, 10-11 हजार लोगों की फौज थी पूरी मिला के शिवाजी महाराज के पास, और वो 50,000 की फौज लेके अफजल खान आया था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सरेंडर कर लो, आप सुलह कर लो, तय कर लो, लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जीतने वाले नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल महाराज ने उस टाइम पे सेट किया था, और वो भी यही था कि सरदारों को बोला था आप जाओ और उनसे लड़ो। तो महाराज खुद वहां पे गए थे, और वो एग्जाम्पल जो महाराज ने सेट किया उसको हम लोग मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लीड एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक पैटर्न सेट करना है, तो आप ये 4 पॉइंट कर सकते हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली चीज जो आपको करनी है वो है इम्प्लीमेंटेशन। आपको खुद इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। कल भी मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको चाहिए कि मेरी टीम ऐसी बने, तो पहले आप खुद को वैसे बनना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या करना है? पहला इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको करके दिखाना है। फर्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद सिलेक्शन जब लोगों का आपके पास है, कैबिनेट आपकी बनी है, आपके पास कौन कौन से हुनर के लोग हैं ये आपको पता है, तो ये जो मैं कर रहा हूं ऐसे करने वाले मेरी टीम में कितने लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड उसको होता है डुप्लीकेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी मैं कर रहा हूं, अभी ये करने वाले कितने लोग हैं और इनको मैं सिखाना बहुत जरूरी है, मैंने उनको सिखाना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, उनको डुप्लीकेट करना सिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के बाद अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि जैसा मैं कर रहा हूं उसी तरीके से ये भी कर रहा है, तो तीसरी चीज आती है वो है डेलीगेशन। उसको सुपुर्द करना, वो काम उसको देना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देना, वो जिम्मेदारी उसको देना। तो इम्प्लीमेंटेशन, डुप्लीकेशन, तीसरा होता है डेलीगेशन, उसको सुपुर्द करना। और उसको सुपुर्द करने के बाद हम लोग घर जाके सोना नहीं है, हम लोगों को चौथा काम करना है वो है सुपरविजन। इम्प्लीमेंटेशन, डुप्लीकेशन, डेलीगेशन एंड फोर्थ इज सुपरविजन। तो वो यानी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना भी बहुत जरूरी है। एज अ लीडर, एज अ टीम हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो चीज मेरी टीम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अगर हम लोग करते हैं तभी हम लोग सुराज हासिल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद एक चीज आती है जो आपको नेटसर्फ में बड़ा बनना है, कैप लगानी है, मेंटोर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपके पास सिचुएशनल लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। सिचुएशनल लीडरशिप किसको बोलते हैं? कि हम जिस सिचुएशन से पास होते हैं उस तरीके से हमारी लीडरशिप में हमें कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। वो टाइमली भी हो सकते हैं, वो टेम्पररी भी हो सकते हैं, लेकिन वो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिवाजी महाराज ने किया वो मैं आपको बोल रहा हूँ। शिवाजी महाराज वापस 3C के ऊपर बहुत काम करते थे। फर्स्ट इज कोलैबोरेशन, सेकंड इज कोऑपरेशन एंड थर्ड इज कोएग्जिस्टेंस। कोलैबोरेशन यानी भागीदारी करना। अभी उनके शत्रु जो थे, उनके दुश्मन जो थे, वो पुर्तगीज थे, वो अंग्रेज थे, वो मुगल थे, ये सारे उनके दुश्मन थे। लेकिन जब उनको नेवी क्रिएट करना था, आर्मर तैयार करना था, तो उनको आर्मर का ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम पे उन्होंने कोलैबोरेशन किया था पुर्तगीज के साथ, वो भागीदारी की थी पुर्तगीज के साथ। अभी जो दुश्मन है उसको अपने साइड में करके लेना, उसकी भागीदारी करके लेना का सोचिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या टाइप का लीडर रहेगा, क्या नेटवर्क रहेंगे महाराज। तो इन्होंने ये किया था, वो कोलैबोरेशन उन्होंने किया था। हम भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हम हमारे टीम के लोगों का कोलैबोरेशन कर सकते हैं।
हमारा हमारा और कोई और दूसरा जो लीडर है हमारे पास, जो एक ही एमसीएम में होता है, एक ही रीजन में हम लोग काम करते हैं या फिर एक जोन में हम लोग काम करते हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ हम लोग भी कोलैबोरेशन करके एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक स्वराज को सुराज तक लेके जा सकते हैं। दूसरा होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना। अब ये सहयोग की अगर बात चले, तो अगर वापस मैं महाराज की अगर आपको एग्जांपल दूं महाराज का, तो जब वो आगरा में थे, कैद में थे, तो उन्होंने ये कोऑपरेशन किससे लिया था, ये बड़ा मजेदार है। तो जितने भी जिसको बोलते हैं औरंगजेब बादशाह के राइट हैंड लोग माने जाते थे, इनके सरदार रहे, इनकी बहन रहे, जिसको इनकी जिम्मेदारी ली थी कि इनको कैद में रखने का, तो वो उसका कैदी जिसको जेलर बोलते हैं, तो ऐसे जितने भी लोग थे जिनको जिम्मेदारी दी थी कि इसके ऊपर नजर रखो, इन सारे लोगों के साथ ही शिवाजी महाराज ने कोऑपरेशन में, यानी जो बोलते हैं ना हम इसको, कि उसका सहयोग से वो वहां से वो लोग शिवाजी महाराज और उनकी टीम पूरी भाग निकली थी। तो ये कोऑपरेशन होना भी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज होती है वो है कोएग्जिस्टेंस, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। वो जिसको बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, मौजूदगी होना बहुत जरूरी है, साथ साथ मौजूद होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो नेटसर्फ का आप देखते हैं कि नेटसर्फ ने एक एमसीएम बनाया है, नेटसर्फ ने जोन बनाए हैं। ये क्यों बनाया है? क्योंकि दिस इज अ कोएग्जिस्टेंस। आप भी बढ़ेंगे, आपके साथ दूसरा लीडर भी बढ़ेगा, और आपके टीम में भी आप इसको कर सकते हैं। दो लीडर का कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन लेके भी आप कर सकते हैं, और कोएग्जिस्ट, यानी ये भी ग्रो करे, ये भी ग्रो करे, दोनों लोग मिलकर ग्रो करेंगे। तो ये 3C इंपॉर्टेंट है। और ये सिचुएशनल लीडरशिप इसी तरीके से चलता है, जो आपको शुरू करनी है। देखिए, आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे जैसा जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये स्किल्स आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और लास्ट है, व्हाट इज स्वराज फॉर यू? ये स्वराज आपके लिए क्या है? देखिए, महाराज ने जब विजन रखा था कि मैं शपथ ले रहा हूं कि मुझे स्वराज बनाना है और इस स्वराज को मुझे सुराज तक लेके जाना है, तो वो महाराज ने किया। महाराज जब उनका जो जर्नी था, आप देखते हैं तो जब उनके पिताजी कर्नाटक में थे, तो महाराज 8 साल के आसपास रहेंगे वहां पे। जब 8 साल के थे तो उनके साथ थे। उस टाइम पे वो जब एक बार बाजार में घूम रहे थे, तो उनको वहां पे ये फिरंगी लोग दिखे। फिरंगी यानी इनको पोर्तुगीज, इंग्लिश, जो ब्रिटिश थे, तो इनको फिरंगी बोलते थे। तो ये फिरंगी देखने के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये फिरंगी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग बाजार में क्या कर रहे हैं? तो उनको आंसर मिला था कि ये लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, ये लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए। तो उस दिन से ही शिवाजी महाराज ने ये ठान लिया था कि मुझे भी इनके जैसा बिजनेस करना है। ये अगर मेरे घर में आके बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं इनके घर में जाके बिजनेस करूंगा। और उसी सोच से शिवाजी महाराज आगे चल के, जो उन्होंने बोला था ना मैंने आपको, कि वो आरमार बनाया, यानी वो नेवी क्रिएट की, और बस नेवी नहीं किया तो मर्चेंट नेवी क्रिएट किया। और मर्चेंट नेवी में शिवाजी महाराज यहाँ नहीं, बाकी के देशों में जाके भी बिजनेस करते थे। 2-2 लाख करोड़ रुपए का उनका सालाना का इनकम हुआ करता था उस जमाने में। सोचिए कितना एक्सपांशन इन लोगों ने किया रहेगा। और महाराज की एक बात हमेशा याद रखी, वो बोलते थे कि मुझे अगर तेल को लेके जाने वाले जहाज बनाने हैं, यानी तेल का सप्लाई करने के जहाज अगर मुझे बनाने हैं, तो मुझे पहले तेल बेचना सीखना पड़ेगा। तो कितना बेसिक तक जाते थे, तेल बेचना पहले सीखो, फिर तेल के जहाज भी मैं बनाऊंगा। सो दैट वाज द विजन। वो आदमी का विजन वैसा था। तो 8 साल की उम्र में उन्होंने सोचा था कि ये बिजनेस करना है, एक इंडस्ट्री खड़ा करना है। तो 12 साल की उम्र में वो तैयारी में लग गए थे। तो 12 साल से 15 साल तक वो सह्याद्री में सब जगह घूम के, पूरा जिसको रेकी बोलते हैं वो करके, वो प्लानिंग करके, वो ब्लूप्रिंट क्रिएट करके, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके इन्होंने शपथ ली थी एट द एज ऑफ 15। फिर वहां से उनका जो जर्नी था, स्वराज से सुराज, एट द एज ऑफ 44 उन्होंने जिसका राज्याभिषेक किया था। और उसके बाद 50 तक वो 50 में उनका देहांत हो गया था एट द एज ऑफ 50। लेकिन ये जो उनकी 50 साल की उम्र थी, तो इसमें उन्होंने सुराज जो किया था, तो आप अगर देखते हैं महाराज जाने के बाद, जैसा बोलते हैं ना कि कोई आदमी जब जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है, वो उसकी गणना होती है, काउंटिंग होता है। तो महाराज जाने के बाद जो नेटवर्थ था ये सुराज का, तो ये नेटवर्थ उस जमाने में था 4 लाख करोड़ रुपए का। सोचिए क्या छोड़ के गए थे। और बस 4 लाख करोड़ नहीं छोड़ के गए थे, तो एक सिस्टम सेट करके वो सिस्टम छोड़ के गए थे, जिस सिस्टम की बदौलत महाराज जाने के बाद भी 1818 तक, यानी कितने साल हो गए देखिए आप, तो 18 से 18 तक मुगल आए, बहुत लड़े, जो उन्होंने
जो जान लगानी थी वो जान लगा दी, लेकिन वो मराठों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके और 1818 तक ये चलता रहा। यानी यही बिजनेस करेगा आपका मेरा अगला जनरेशन। तो यही चीज था माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हमें भी करनी जरूरी है। हम अगर इसको करते हैं तो ही हम लोग आगे जा सकते हैं। हम भी नेक्स्ट जनरेशन के कुछ तो अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी तगड़ी टीम बना सकते हैं, एक खुद को एक अच्छा जानता राजा क्रिएट कर सकते हैं। और बस आप बोलने से नहीं होगा, आपके टीम ने भी बोलना जरूरी है कि यस ये हमारा जानता राजा है। और वापस एक बार बोलता हूं, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। तो पहला इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे भी टीम में सुराज आ सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हमको क्या करना है, अभी टीम तो बन गया, क्या क्या करना है, यानी हम लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप करनी है, वो हमें समझ में आ गया। तो अभी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी भी डिसाइड होना बहुत जरूरी है। सारा चीज है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी नहीं होगी, हम लोग अगर बोलते हैं ना कि कम खर्चे में ज्यादा डेवलपमेंट करनी है, खर्चा कम लगे आउटपुट ज्यादा है, तो इसके लिए कुछ तो स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रैटेजी अगर है तो हम लोग जल्दी से और इफेक्टिवली सक्सेस पा सकते हैं। और वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, महाराज ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि वो स्वराज से सुराज तक जल्दी जा सके। नेटसर्फ ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि नेटसर्फ आज 20 साल में बोलता है कि वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। और मेंटोर्स क्या कर रहे थे, फिर हम लोगों को भी क्या स्ट्रैटेजी लगानी है ताकि हम लोग भी स्वराज से सुराज तक जल्दी जा सके। तो ये सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं कल के एपिसोड में, जिसको हमने नाम दिया है गनिमी कावा। गनिमी कावा वापस गुरिल्ला टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं। गुरिल्ला टैक्टिक्स गनिमी कावा का मतलब होता है कम खर्चे में ज्यादा हानि पहुंचाना शत्रु को। तो इसको बोलते थे गनिमी कावा। ये क्या है, कैसा है, ये कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम सुन रहे थे सचिन कुलकर्णी सर और प्रमोद सुबे सर को। दोनों ने सुराज्य का मतलब महाराज के लिए क्या था और नेटसर्फ के लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू। स्वराज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, जैसे महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया था, जिसमें हर कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर से, सॉरी अपना हर कैटेगरी के मावड़े उसमें थे। नेटसर्फ ने भी वैसे किया। नेटसर्फ खुद को स्प्रेड करने के लिए एक सिस्टम लेके आया, चाहे फिर वो यूनिक रहे कि इस कंपनी ने मैनेजर सिस्टम है या फिर मेंटोर्स है, साथ में यूजर, रिटेलर, नेटवर्कर, इन सभी घटकों को खुश करने का 100% प्रयास नेटसर्फ हमेशा करता है। उसके बाद उनके लिए फिर फैमिली प्रोटेक्शन प्लान रहे, काम करने के बाद पैसा मिलता है, ये हर जगह पे होता है। लेकिन नेटसर्फ, क्लब नेटसर्फ एक सिस्टम लेके आया जहां पे रिकॉग्निशन भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खुद का एक प्रोडक्ट रेंज, खुद के प्रोडक्ट्स नेटसर्फ ने अवेलेबल करके दिए। और मेंटोर्स की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी, हर एक मेंटोर ने खुद का सिस्टम लगाया है टीम डेवलपमेंट के लिए, टीम को सपोर्ट करने के लिए। और इन मेंटोर्स ने कम्युनिकेशन को कनेक्शन तक लेके गए, जिसकी वजह से आज ये पूरा एम्पायर खड़ा करना है, किया है। अभी हमें क्या करना है, जैसे सचिन सर ने बताया कि अभी हमारा अष्टप्रधान मंडल यानी हमारी कैबिनेट सबसे पहले हमें तैयार करनी है। छोटी हो या बड़ी हो, खुद की कैबिनेट होनी चाहिए एक कॉमन गोल के साथ, टीम के अचीवमेंट के लिए, कॉमन गोल अचीवमेंट के लिए। ये करने के लिए एक वर्किंग सिस्टम सेट होना चाहिए, जो कि नेटसर्फ ने या हमारे मेंटोर्स ने ऑलरेडी सेट किया है। उसे बस हमें फॉलो करना है। 1-to-1 रहे, ग्रुप मीटिंग रहे, एफडीएम रहे या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहे, वहां से हर एक यूजर, रिटेलर और नेटवर्क कैटेगरी को हमें रिक्रूट करना है। और हमारे टीम में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि एज अ लीडर इस हर चीज में हमें खुद को एक फ्रंट लेवल पे रखना है। और हमारा ये जो टीम बना है, उसको सुराज्य में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले खुद को जानता राजा बनना पड़ेगा। मतलब टीम में तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले खुद में ये बदलाव, खुद में ये परिवर्तन लाना है। उसके बाद उसी बदलाव का, उस परिवर्तन को हमारे टीम में डुप्लीकेशन करना है। उनको अथॉरिटी डेलीगेट करनी कि बाबा तू भी कर सकता है, तेरे में ये गट्स है, उन्हें मोटिवेट करना है। और हमें लास्ट में सुपरविजन करना है, जिसके माध्यम से हमारा खुद का एक सुराज्य बन सकता है।
सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर से इन दोनों लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कल हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग कैसे करते हैं, ये गनिमी कावा इस टॉपिक के माध्यम से हम कल देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।